जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ सुनाया, देखा, पढ़ा, लेकिन भाई साहब इसके जैसा कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। बहुत सारी कहानी स्टडी किया, ये पुनर्जन्म पर आधारित कहानी है, लेकिन जब आप सुनेंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा कि भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो यार। सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, इटावा का एक गाँव है शरीफपुरा, वहीं की कहानी है। चलिए अपने प्रसंग पर आते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। बस मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आपको शायद बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन हमारे लिए आनंद होगा, आपके लिए आनंद होगा, किसी के साथ आप बीती हुई घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, इटावा का एक गांव है शरीफपुरा। वहाँ कुछ ठाकुर परिवार रहते हैं। उसी ठाकुर परिवार में से एक छोटा सा परिवार होता है, पति पत्नी और उसकी एक बेटी होती है 1968 में, जिसका नाम रखा जाता है सुमित्रा। सुमित्रा के पैदा होने के कुछ ही सालों बाद सुमित्रा की माता का देहांत हो जाता है। धीरे धीरे सुमित्रा तो बड़ी हो रही थी, लेकिन अचानक उसकी माता का देहांत हो जाता है। सुमित्रा अब अकेली ज़िंदगी काट रही होती है, क्योंकि पिताजी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। क्या पूरे परिवार या पूरे गांव या पूरे समाज या पूरा इटावा की बात कर लूँ 1968 में, तो बहुत अच्छी स्थिति तो किसी की नहीं रही होगी। तो पिता तो घर बैठ नहीं सकते थे ज़िंदगी काटने के लिए, ऐसे तो चलेगी नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में, कहीं ना कहीं कमाने के लिए। तो पिताजी भी बाहर चले जाते हैं, माता का देहांत हो जाता है, सुमित्रा एकदम अकेली सी हो जाती है। अब धीरे धीरे ज़िंदगी काट रही होती है, शायद उसका पूरा जीवन इसी तरीके से लिखा ही गया था। अब पिताजी बाहर चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी ताऊ जी के साथ, बड़े पिताजी के साथ काट रही होती है, उसके परिवार के साथ। धीरे धीरे ज़िंदगी बढ़ रही होती है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करती है, 2-4 कक्षा। इसके पिताजी और ताऊ जी डिसाइड करते हैं अब इसकी शादी कर दिया जाए। अब 13 वर्ष की उम्र में सुमित्रा की शादी हो जाती है जगदीश नामक शख्सियत के साथ। बड़ा सीधा लड़का था, अच्छा लड़का था। सुमित्रा की ज़िंदगी अब शायद खुशहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जगदीश जिस परिवार से आता है वहाँ की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। वह भी तय करता है कि मुझे बाहर जाना होगा, ऐसे तो ज़िंदगी कटेगी नहीं। एक दिन जगदीश तय करता है, वो भी बाहर चला जाता है, बाहर कमाने के लिए। अब इस परिवार में उसके सुमित्रा के सास ससुर रह जाते हैं और सुमित्रा रह जाती है। अब ज़िंदगी फिर धीरे धीरे अकेले बीतती है, वो भी मात्र अकेले। सास ससुर से उतना कोई आदमी बोल चाल तो सकता नहीं। पति एक था, वो भी बाहर चला गया। अब सुमित्रा एक एक दिन काट रही होती है। इसी दरमियान लगभग 1984 का समय आ जाता है। उस दरमियान सुमित्रा को एक बेटा होता है। अब सुमित्रा सोचती है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया, अब जिसके साथ मैं ज़िंदगी बहुत आसानी से बिता सकूंगी, खुशहाल भरी ज़िंदगी। मेरा कोई साथी जन्म ले लिया। अब सुमित्रा का बेटा जो होता है, और उस बेटे को सुमित्रा इतना मानती है, पूछिए नहीं, हमेशा 24 घंटा अपने हाथों में लिए रहती है। उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते थे। सुमित्रा की जहाँ शादी होती है जगदीश के साथ, वहाँ की भी अच्छी स्थिति होती नहीं है। उस गाँव में कुआँ हुआ करता था, उस कुएँ से पूरा गाँव पानी भरता था, और वहीं सुमित्रा भी जाती थी पानी लेने के लिए। एक दिन कुएं पर पानी भरना जाती है सुमित्रा। अब सुमित्रा जैसे पानी भरकर आगे निकलती है, एक हाथ में पानी, दूसरे हाथ में बच्चा, थोड़ी दूर आगे निकलती है, अपने घर के पास जाने लगती है, तो अचानक से बहुत तेजी से आवाज़ आती है, चीख की। और वहाँ कुएं पे जितने लोग पानी भर रहे होते हैं एकदम डर से जाते हैं, कहाँ से आवाज़ आई। तो पलट के देखते हैं, सुमित्रा के मुँह से काफ़ी तेज़ी से आवाज़ आती है। और जब सुमित्रा को लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं। काहे? एक घटना घटित होती है अचानक सुमित्रा के साथ। पानी नीचे, एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ और अंगुलियां पीछे, दांत एकदम टक 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 आवाज़ आ रही है, आंख एकदम गोल गोल घूम रही है सर्कल में बहुत तेज़ी से, और सांस एकदम गहरी आ रही है तेजी तेजी। एक हाथ में बच्चा पकड़ी हुई सुमित्रा। लगभग 5 मिनट सुमित्रा के साथ ऐसा होता है, एकदम स्टैचू जैसी खड़ी हो जाती है। लोग बुलाते हैं सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा कुछ बोलती ही नहीं। उसे पता ही नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। एकदम बदहवासी में रहती है, बेहोशी में रहती है। 5 मिनट बाद देखती है, करे मेरा बच्चा तो नीचे गिर पड़ा है, रो रहा है। उठाती है, लोगों को देखती है, करे आप लोग कहाँ खड़े हैं, मुझे कहाँ देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या मुझे? लोग कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सब सही है। लोग डर से जाते हैं, वहाँ जितने लोग खड़े रहते हैं, कोई भूत प्रेत आ गया क्या? भाई तरह तरह की तमाम चीज़ें गाँव देश में होता रहता है, भूत प्रेत, डायन वगैरह वगैरह। लोग डर से भी जाते हैं, करे ये क्या हो गया सुमित्रा को। और सुमित्रा को पता भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। सुमित्रा पानी लेती है, अपने बेटे को लेती है, घर चली जाती है। सुमित्रा बड़ी परेशान रहती है कि लोग मुझे काहे देख रहे थे ऐसे, पूरा गांव समाज कैसे जुट गया, मुझे कुछ पता ही क्यों नहीं है। उस रात किसी तरीके से सुमित्रा के साथ बीतता है, नॉर्मल तरीके से, लेकिन सुमित्रा घबराई तो रहती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, 5वें दिन फिर इसके साथ ऐसा होता है। उस समय किचन में होती है और बच्चा को अपने कमरे में लेटा कर आती है किचन में खाना बनाने के लिए। इस दरमियान फिर से वही होता है, वही घटना, सेम घटना। दोनों हाथ ऊपर, अंगुलियां पीछे, एकदम दांतों से आवाज़ आ रहा है, टक 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 टक। आंखें एकदम गोल गोल घूम रही हैं, एकदम स्टैचू जैसी खड़ी हो जाती है। इस दरमियान
उसके सास ससुर आ जाते हैं किचन में। सास उसको बुलाती है सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा को कुछ पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। लगभग 5 मिनट ऐसे होता है और सास ससुर आकर खड़े हो जाते हैं। लगभग समाज आ जाता है, फिर से वही जो पहले आकर खड़ा हो गया था। भाई पड़ोसी तो रहते ही हैं, सभी लोग आ जाते हैं। 5 मिनट बाद सुमित्रा को होश आता है। सुमित्रा देखती है कि ये सब कैसे जुट गए। जैसे सास ससुर को देखती है तो अपने सर पर पल्लू रख लेती है, क्योंकि जानते हैं घर गांव समाज में ऐसे होता है। सुमित्रा फिर एकदम बौखला जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ। उसकी सास कुछ बताती है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको पता है क्या? सुमित्रा कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो खाना बना रही हूँ, मुझे यही पता है। मेरा बेटा वहाँ लेटा है, मैं खाना बना रही हूँ, आप लोग कैसे आ गए मेरे पास और ऐसे मुझे कैसे देख रहे हैं? उस दरमियान सास ससुर उसके पति को फ़ोन करते हैं, जगदीश को आप चले आइए घर, आपकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। पति आता है। पति के आने के बाद सारी घटना बताई जाती है। वो एकदम भौचक्का हो जाता है, कैसे कैसे हो रहा है। सुमित्रा को तो कुछ पता ही नहीं है। वैद्य जी को बुलाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, और जानते हैं झाड़ फूक वगैरह गाँव में होता है, उनको बुलाया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन सब नॉर्मल। डॉक्टर वैद्य कहते हैं कुछ है ही नहीं, एकदम नॉर्मल है यार। नाड़ी देख कर पता लगाते हैं कुछ है ही नहीं। भूत प्रेत वगैरह देखा जाता है, सब एकदम नॉर्मल होता है। अब लेकिन गांव देश में चर्चा है, लोगों ने देखा हुआ है, परिवार ने देखा हुआ है, अभी पति नहीं देखा हुआ है। और पति के आने के बाद 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बीतने के बाद फिर से वही घटना होती है। दोनों हाथ ऊपर, अंगुलियां पीछे, दांतों से आवाज टक 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 टक, आँख एकदम घूम रहे हैं बहुत तेज़ी से, स्टैचू जैसी खड़ी हो जाती है। पति भी एकदम दंग हो जाता है, करी ये क्या हो रहा है सुमित्रा को। 5 मिनट बाद जब होश में आती है, लोग पूछते हैं, पति भी पूछता है, करी ये क्या हो रहा है? सुमित्रा कहती मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब अपने बच्चे को दूर रखने लगती है खुद से। ज़्यादातर समय सास ससुर के पास उसका बच्चा रहने लगता है। सास ससुर भी डर जाते हैं, पति भी डर जाता है, ताकि मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो। अब समय आता है 16 जुलाई 1985 का, और फिर से यही घटना होता है। इस दरमियान एक चीज़ें खास कर निकल के आती हैं। पूरा परिवार और पूरा समाज खड़ा था, पति भी खड़ा था। उस दरमियान सुमित्रा कहती है कि मेरी मौत होगी आज से 3 दिन बाद, यानी 19 जुलाई को, और यही कहकर एकदम सामान्य सी हो जाती है। पति एकदम भौचक्का रह जाता है। जब सामान्य सी होती है तो पति पूछता है कि आपने ऐसे कहा है, आपको पता है? तो सुमित्रा कहती मुझे तो कुछ नहीं पता है। अरे ऐसे कैसे होगा, मैं तो ठीक हूँ, मैं काहे मरूंगी। एकदम सब परेशान होते हैं, पूरा परिवार परेशान होता है कि आज से 3 दिन बाद सुमित्रा की मौत हो जाएगी, ऐसा सुमित्रा ने कहा है। और लोग सीरियस भी ले रहे हैं कि ऐसा इसके साथ हो रहा है तो शायद कुछ ना कुछ चीज़ें खास होंगी। 16 तारीख का दिन बीतता है किसी तरीके से, 17 तारीख का दिन बीतता है, 18 तारीख का दिन बीतता है, अब 19 तारीख आती है। और 19 तारीख की सुबह होती है, 10 बजे से वही दिनचर्या शुरू होती है। लेकिन सुमित्रा इस दिन निर्णय लेती है, अपने पति से कहती है कि आज मैं कुछ भी नहीं करूंगी। पूरा परिवार यही भी चाहता है कि शायद आज कुछ ना करे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो और इसकी मौत ना हो। ये कहती है कि मैं ऊंचाई पे नहीं जाऊंगी, पानी भरने नहीं जाऊंगी, किचन में नहीं जाऊंगी, नहीं तो आग लग जाएगी तो मैं मर जाऊंगी, जंगल नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, बस आराम करूंगी। अपने बच्चे को नहीं लूंगी, नहीं तो शायद उसको कुछ हो जाएगा। लगभग शाम का समय आ जाता है, दोपहर का समय बीत जाता है, शाम 4, 5, 6 बज जाता है। अब थोड़े से दरवाजे पर आती है कि लगभग अब समय बीत ही गया है, शायद मेरे साथ अब कुछ होने वाला नहीं है। वो सब एक अफवाह था, मेरे मुंह से निकला हुआ एक भ्रम था, शायद भूत प्रेत वगैरह रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। उसका कोई ऑथेंटिक खबर नहीं मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। इस दरमियान जब 4, 5, 6 बज जाते हैं तो उसकी गाँव की जो देवरानी जेठानी नहीं होती है तो गुजर रही होती हैं, तो अचानक से उसमें से 2 लड़कियां, एक लड़कियां आती हैं और दीदी क्या हाल चाल है, हाल चाल पूछती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि 3 दिन बाद इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो हाल चाल पूछती हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भैया मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूँ, एकदम सामान्य सी जैसे आप हैं। यही सब बातचीत हो ही रहा था। लगभग आधा पौना घंटा का समय बीतता है, लेकिन अचानक से सुमित्रा के साथ एक घटना होती है। उस दरमियान स्टैचू जैसी खड़ी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्टैचू जैसी खड़ी हो जाती है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती है, न दांतों से, न आंखों से, न घबराहट, न तेजी तेजी सांसें, एकदम स्टैचू जैसी खड़ी हो जाती है। उसकी देवरानी और जेठानी पूछती हैं कि सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन सुमित्रा को जब होश हो तब ना उसको धकेलती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, एकदम रिजिड होकर खड़ी हो जाती है, कोई आवाज़ नहीं आती है। लोग दंग रह जाते हैं, कभी तुम्हारा हाल चाल हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। एक्चुअल उसका डेथ हो जाता है। सब लोग भाग कर आते हैं, पति आता है, सास ससुर आ जाता है, पूरा परिवार आ जाता है, डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, वैद्य को बुलाया जाता है, झाड़ फूंक वाले को बुलाया जाता है, लेकिन सब चेक करते हैं, चेकअप होता है, लेकिन कुछ भी नहीं। सब डेथ घोषित कर देते हैं, मरा हुआ घोषित कर देते हैं सुमित्रा को। अब रोना पिटना मच जाता है, अरे ऐसे कैसे हो गया। यहाँ तक पूरा गांव डर जाता है, एकदम सब घबराए रहते हैं, पूरा गांव, देश, समाज। लेकिन जब वो मर जाती है, डेथ घोषित हो जाती है, तो पूरा गांव समाज आता है उसको देखने के लिए, जुटते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा, क्योंकि शाम का समय हो जाता है, जानते हैं अब अंतिम संस्कार के लिए लोग सोच रहे होते हैं भैया अभी रात हो जाएगी तो कब जाएंगे।
एक तो इतना टेक्नोलॉजी तो होगा नहीं भैया, यहाँ सौदागरी होगा, बिजली से जला दिया जाएगा, तो लोग सोचने लगते हैं कि भैया थोड़ा सा तेजी अब कार्य किया जाए। एक तो सुहागन है सुमित्रा, तो लोग उसको सजाने के लिए सोचते रहते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, लगभग आधा दर्जन महिला आती है, उसको सजाने लगते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं, जो भी सारी क्रियाक्रम होता है उस गाँव में उसको फॉलो करते हैं। उधर लकड़ियाँ इकट्ठा होती रहती हैं, लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे रात होने वाली है। लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्द क्रियाक्रम कर दिया जाए। एक तो अफवाह बहुत ज़्यादा फैली थी सुमित्रा को लेकर। ऐसे समय बीत रहा था, लगभग घंटे 1.5 घंटे का समय बीत ही रहा था, अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। अब कौन निकलता है? जो महिलाएं सजा रही होती हैं। एक महिला तेजी से दौड़ती हुई बाहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, और पहली वाली कहती है कि सुमित्रा की धड़कन एकदम तेजी से चल रहा है। दूसरी कहती है उसकी आंखें खुली हुई हैं। तीसरी कहती है कि उसकी दांतों से आवाज़ आ रहा है। लोग भागते हुए जाते हैं उस कमरे में जहाँ सजाया जा रहा था सुमित्रा को। उसका पति भी भागते हुए जाता है, देखते हैं, डॉक्टर भी देखता है, अरे ये कैसे हो गया। लगभग 1.5 घंटे के समय बीत जाने के बाद इसको कैसे होश आ गया, कैसे जिंदा हो गई। लोग एकदम, भाई मैं सुन रहा हूँ, सही बात बताऊँ, मैं घबरा रहा हूँ, कैसे कैसे हो गया। और इटावा की घटना है, सच्ची घटना है। शायद वहाँ तक, उस गाँव तक मेरी वीडियो पहुँचे तो लोग देखेंगे कि हाँ यार ये आदमी एकदम सही सुना रहा है। उसका पति देखता है, उसको गले लगा लेता है। अब यहाँ चीज़ें एकदम अलग सी हो जाती हैं। सुमित्रा अपने पति को धकेल देती है अपने से दूर। सुमित्रा कहती है कि पराये मर्द होकर एक पराई स्त्री के साथ आप गले लग रहे हैं, आप हो कौन? जगदीश कहता है कि मैं आपका पति हूँ। कहती है दूर रहिए, आप मेरे पति नहीं हैं। जगदीश एकदम दंग, पूरा गाँव दंग, पूरी महिलाएं दंग हो जाती हैं। कह रही ये क्या हो गया? सास ससुर आते हैं, कहते हैं मैं आपका सास ससुर, ये पति है। मानने को कुछ भी नहीं तैयार। सुमित्रा, बेटे को लाया जाता है कि भैया लाइए, दिखाइए, यही शायद आपका बेटा है। सुमित्रा कहती है मेरा बेटा ही नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है, आप हो कौन? अब लोग एकदम घबराए से रहते हैं कि सुमित्रा ऐसे कैसे कर रही है, अपने बेटे को नहीं पहचान रही, जो सबसे ज़्यादा उसको मानती है, अपने पति को नहीं पहचान रही है। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा है, रात हो रहा है, लोग एकदम घबराए से रहते हैं। लेकिन अब पूर्वानुमान लगाने लगते हैं लोग, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं लगातार सुमित्रा के साथ हो रही हैं, एक तो नॉर्मल थी ही नहीं पिछले 5-6 महीनों से, अभी भी नहीं, अभी तो जान लीजिए कि जिंदा होकर आई है। शायद इसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेव कर रही है, उसे कुछ याद ही नहीं है। लोग ऐसा कयास लगाने लगते हैं कि शायद कुछ दिनों बाद ठीक हो जाए। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 3 महीना बीतता है, लेकिन नॉर्मल होती ही नहीं। सुमित्रा को कुछ याद ही नहीं, किसी को आज तक पहचानी ही नहीं इन 3 महीनों में, और खासकर अपने बेटे को भी नहीं। लेकिन 3 महीनों में एक बात खास चीज़ें निकल के आती हैं। सुमित्रा किसी को लेटर लिख रही होती है, लगातार पत्र लिख रही होती है, भेजती है। लोग ये भी बड़ा परेशान होते हैं कि सुमित्रा तो पढ़ी ही नहीं यार, उसका परिवार तो जानते हैं बड़ा गरीब था, माता का देहांत हो जाता है, पिता बाहर आता है, तो भैया कक्षा 2 कक्षा पढ़ी होती है, ऐसे कैसे यार। लोग एकदम घबराए रहते हैं। 3 महीनों बाद एक घटना निकल के आती है। उसके गांव में एक त्रिपाठी जी आते हैं, सूटकेस लिए रहते हैं, अचानक एंट्री होती है और पूछते हैं कि इस गांव में कोई ऐसी महिला है जो एकदम परेशान है, बदहवासी हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, तनाव में रहती है, भूल जाती है, अजीब अजीब से उसके साथ हो रही है। लोग पूछते हैं कि आप कौन? कहते हैं कि मैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर डिबियापुर से आया हूँ, मेरा नाम ये है, आगे त्रिपाठी सरनेम होता है। लोग कहते हैं हाँ एक महिला है। लेकिन फिर लोग सोचते हैं कैसे इनको पता चल गया 80 किलोमीटर दूर। फिर सोचते हैं होगा किसी तरीके से पता चला होगा। कहते हैं कि आप आगे जाइए, पहुंच जाएंगे उनके यहाँ। जगदीश के यहाँ पहुंचते हैं, कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी महिला है क्या जो एकदम बहुत परेशान है वगैरह वगैरह, ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो जगदीश भी पूछता है कि आप कौन हैं? तो पूरा नाम बताते हैं कि मैं डिबियापुर से आया हूँ, मेरा नाम ये है, आगे त्रिपाठी सरनेम होता है। इस दरमियान जब जगदीश को बता रहा होता है यह शख्सियत, अचानक से सुमित्रा के कानों में चला जाता है। दौड़ती हुई आती है सुमित्रा और उस त्रिपाठी जी से गले लग जाती है कसकर। त्रिपाठी जी एकदम भौचक्का हो जाते हैं, करी ये कौन महिला, अपने से दूर धकेलते हैं। लेकिन नहीं जाना चाहती है। तो कहती है कि आप ही मेरे पिता हैं। अब तो पूछी नहीं, एकदम सब बेहोश हो जाते हैं, पूरा परिवार ही। त्रिपाठी जी भी एकदम बेहोश। त्रिपाठी जी कहते हैं कि अरे आप तो मेरी बेटी लग ही नहीं रही हो, मेरी बेटी हो ही नहीं। त्रिपाठी जी कहते हैं कि नहीं, आप मेरी बेटी नहीं हो। सुमित्रा कहती है आप ही मेरे पिताजी हैं। अब जैसे तैसे समय बीत रहा है, इस दरमियान लोग निर्णय लेते हैं चलिए बैठा जाए। अब बैठते हैं पूरा परिवार, सुमित्रा भी बैठती है, त्रिपाठी जी बैठते हैं, इधर जगदीश का परिवार, पूरा गाँव समाज बैठता है। त्रिपाठी जी एक सूटकेस लाते हैं अपने घर से। मैंने बताया था प्रसंग शुरू होने से पहले ही, त्रिपाठी जी जब गांव में एंट्री करते हैं सूटकेस लेकर आते हैं। त्रिपाठी जी उस एल्बम को निकालते हैं, उसमें 15 फोटोज होते हैं। त्रिपाठी जी कहते हैं मेरी बेटी की शादी की फोटोज हैं सब।
सुमित्रा कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं देख ली। सुमित्रा से बारी बारी से एक एक चीज़ पूछते हैं त्रिपाठी जी। ये कौन है? तो कहती है मेरी माँ है। ये कौन है? कहती है मेरा भाई है। अगला नंबर पूछती है कि ये कौन है? कहते हैं मेरे पति हैं छेदीलाल, जहाँ मेरी शादी हुई थी। हम पगला सा जाते हैं, करे यार ऐसे कैसे हो रहा है। अब पूछती है कि ये कौन है? कहती है मेरा देवर है। अपनी माँ के बारे में बताती है, वहाँ सास ससुर के बारे में बताती है, 2 बच्चे हुए रहते हैं रिंकू और टिंकू, उनके बारे में बताती है, अपने पति छेदीलाल के बारे में बताती है, सारी चीज़ें एक एक करके बताती है। त्रिपाठी जी से कहती है मैं आपकी बेटी शिवा हूँ, आपको याद नहीं आ रहा है? त्रिपाठी जी कहते हैं करे मेरी बेटी तो ख़त्म हो गई है, मेरी बेटी आप नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीज़ बता रही थी त्रिपाठी एकदम भौचक्का हो जाते हैं। उसी दरमियान अपनी पिक्चर भी दिखाती है इस फोटोज़ में कि ये मैं हूँ, ये शिवा मैं हूँ। त्रिपाठी जी कहते हैं अरे, अंतिम एक पिक्चर फोटोज़ आती है। त्रिपाठी जी कहते हैं ये कौन है? वहीं रुक जाती है सुमित्रा। वर्तमान समय में शिवा, जो त्रिपाठी की बेटी अपने आप को कहती है, वहीं शिवा और सुमित्रा रुक जाती है। जब अगली फ़ोटो का नंबर आता है एकदम पसीना छूटने लगता है। तो सुमित्रा कहती है ये मेरी ननद है, इसी ने मुझे मारा है, मेरे सर पर मारा है कोई भारी सामान से, वही मैं ख़त्म हो गई थी। एकदम भौचक्का हो जाते हैं त्रिपाठी जी। फिर त्रिपाठी जी बताना शुरू करते हैं कि मेरी एक बेटी हुआ करती थी शिवा, 1962 में उसका जन्म होता है, मैं उसकी शादी कर देता हूँ छेदीलाल से। छेदीलाल से उसके 2 बच्चे होते हैं रिंकू और टिंकू, जो बता रही है सुमित्रा कि ये मेरे बेटे हैं। लेकिन जहाँ शादी मैं करता हूँ छेदीलाल के यहाँ, वहाँ बहुत अच्छा बैठ नहीं रहा होता है, ऐसा त्रिपाठी जी बताते हैं। एक दिन ऐसा आता है सुसाइड कर लेती है, ऐसा ससुराल वाले कहते हैं, और उसकी लाश किसी रेलवे के किनारे मिलती है जहाँ कटी फटी नहीं रहती है। अगर रेलवे के किनारे मिलती सुसाइड करती तो हाथ पांव कटे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ससुराल वाले राम सिया त्रिपाठी को फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी ख़त्म हो गई है, लेकिन ससुराल वाले जानते हैं चालाकी क्या करते हैं, आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि कोई कंप्लेन न करे, कोई जाने ना। राम सिया त्रिपाठी अंतिम संस्कार के पहले पहुंचते ही नहीं हैं, उसके पहले उसके ससुराल वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं उसकी ननद ने ही तो मारा था, और उसकी लाश को रेलवे के किनारे जाकर रख देते हैं। ऐसा गांव वाले बताते हैं कि रात को किसी लाश को इसके परिवार वाले ले जा रहे थे। पुलिस कंप्लेन भी होती है, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाता है तो पकड़े नहीं जाते हैं। थोड़े से परेशान होते हैं उसके ससुराल वाले, लेकिन पकड़े तो जाते नहीं हैं। यह सारी बात राम सिया त्रिपाठी बताते हैं। मेरे आने से पहले उसके ससुराल वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस में कंप्लेन भी करता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अंतिम संस्कार कर देती है। आज जब ये सुमित्रा बता रही तो मुझे अब दिमाग मेरा खुल रहा है कि ओ हो ऐसा हुआ था। एक्चुअल में 18 जुलाई 1985 को शिवा की डेथ हुई थी। उसके पिता बताते हैं राम सिया त्रिपाठी। कितने तारीख को? ध्यान से सुनिए, 18 जुलाई 1985 को। और आपको याद होगा सुमित्रा की डेथ 19 जुलाई 1985 को होती है। यह बात राम सिया त्रिपाठी बताते हैं उस परिवार को। यानी कि एक दिन पहले उधर शिवा की डेथ होती है और एक दिन बाद इधर सुमित्रा की। और जैसे ही डेथ होती है शिवा की, एक शरीर से दूसरी शरीर में आत्मा आकर बस जाती है। सुमित्रा से शिवा स्विच हो जाती है। यह होता है पुनर्जन्म। अब उसके पिता एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं, कैसे कैसे हो गया यार, उसकी ननद ने मारा, उस ससुराल वालों ने कहा कि सुसाइड कर लिया आपकी बेटी, और यहाँ जन्म हुआ। और सुमित्रा बता रही साफ साफ, मैं आपकी बेटी शिवा हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया था, मेरी ननद ने ही मुझे मारा। आखिरकार होते जाते गया। सुमित्रा कहती है मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आपके साथ चलूँगी। सुमित्रा घर जाती है डिबियापुर, राम सिया त्रिपाठी के साथ जाती है, रहती है। अब निर्णय लिया जाता है कि देखिए ज़िंदगी ऐसे तो बीतेगी नहीं, रिंकू टिंकू आपके बेटे हैं, उधर भी आपका एक बेटा है, लेकिन एक बात एक्चुअल निकल के आती है कि जो आपका वर्तमान पति है जगदीश, वो आपको बहुत प्यार करता है। सुमित्रा यानी शिवा भी तय करती है कि मुझे उसी के साथ रहना है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं देखी भी हूँ इन 3-4 महीनों में। सुमित्रा यानी शिवा तय करती है मैं उन्हीं के साथ रहूँगी, अपने 2 बेटों रिंकू टिंकू के साथ, उधर जो पुराना बेटा है उसके साथ, और पति और सास ससुर के साथ। अब खुशहाल भरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं सुमित्रा यानी शिवा। इधर राम सिया त्रिपाठी भी, उधर जगदीश भी, उधर पूरा परिवार है। इस दरमियान अमेरिका के वैज्ञानिक भी आते हैं शोध करने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से कि क्या ऐसी घटनाएं हैं। एकदम हाहाकार मचा था इटावा की यह घटना। वो लोग आते हैं, पूरा शोध करते हैं, एक एक बिंदुओं पर जांच करते हैं, फ़ोटो पिक्चर देखते हैं, क्या क्या घटनाएं होती है उसकी पूरी तहकीकात करते हैं, रूट तक जाते हैं, और यह पाते हैं दुनिया का एक ऐसा पुनर्जन्म है जो एकदम फैक्ट है, सच है। वहाँ के वैज्ञानिक आते हैं और मुहर लगा के जाते हैं कि दुनिया का पहला पुनर्जन्म एकदम फैक्ट और सच के आधार पर मैं पुष्टि करता हूँ, प्रमाण देता हूँ।
इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। जय हिंद।